हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन वाली जो कंपनियां होती हैं, एक सामान को दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली, जैसे एक देश से दूसरे देश में ले जाने वाली, उनको बड़े बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में अगर कोई सामान लेके जाना पड़ता है तो उसके लिए बड़े बड़े टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टैंक्स और वो जो कंटेनर्स है किराए पे देने वाली एक कंपनी, जिसका आईपीओ आने वाला है, जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का नाम है डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग। सो ये कंपनी का जो आईपीओ है वो 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 108 का कट ऑफ प्राइस है और यहाँ पर 1200 का लोट साइज है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी की और डीप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी पैसे कितना उठाना चाह रही है। तो 65 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से, जिसमें से सिर्फ 60 करोड़ के आसपास ही कंपनी के पास में जाने वाले, बाकी 4.5-5 करोड़ रुपए के आसपास जो पैसे हैं वो कंपनी के प्रमोटर लोग मेनली यहाँ पर बेच रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ खास प्रमोटर लोग नहीं बेच रहे हैं, फिर भी स्टिल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो आईपीओ से पहले 87% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, और आईपीओ के बाद में 63% के आसपास रह जाने वाली है। दैट्स ऑल ठीक ठाक है, जिसको हम बहुत ही क्योंकि एसएमई आईपीओ के जो अंदर कंपनियां होती हैं उनके अंदर में अगर थोड़ी के मामले में अगर देखा जाए तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग इसको मैं बोलूँगा। यूजुअली अगर एस एम आई के अंदर देखा जाता है तो 70% के आसपास की जो शेयर होल्डिंग होती है वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है, 60 के आसपास की ठीक ठाक मानी जाती है। कंपनी जो अपनी वैल्यू लगा रही है दैट इज़ 245 करोड़ रुपीज़। अब देख लेते हैं कि कंपनी जो क्यों पैसे उठाना चाह रही है, रीज़न क्या है उसके पीछे। तो बोल रही है कि हमें और जो टैंक्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनको हमें एक्वायर करना है, अपने आप को और एक्सपेंड करना और बड़ा करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किराए के ऊपर में दे पाएँ जो कि सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ को। हम जो पैसे उठा रहे हैं उसको रीज़न तो बिल्कुल वैलिड लग रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो कंपनी किस तरीके से चल रही है उसके बारे में हमको जो आगे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कंपनी की आरएचपी में मिलेगी। तो उसके लिए हमने थोड़े से स्क्रीनशॉट्स अलग से ले रखे हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, कंपनी जब शुरुआत की गई थी तो 2007 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, 2007 में। और किस नाम से? लिबेनिल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 2013 में आके इन्होंने फिर एक अपना नाम बदला और डेक्कन ट्रांसकोर्स लीजिंग के नाम से चेंज कर लिया अपना नाम, और फिर आज के दिन यही का नाम इनका चल रहा है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के पास में आज के दिन एक शिपिंग जो सब्सिडरी है कंपनी की खुद की, जिसमें कंपनी का 55% शेयर होल्डिंग है, और बाकी दो एसोसिएट कंपनीज भी हैं, जिसके किंग स्टार फ्राइट और डेक्कन ओरिएंट लाइन कंपनी लिमिटेड। तो ये इनके अंदर में भी कंपनी का अधिकार है। ये सब्सिडरी एक और बाकी दो एसोसिएट कंपनी है। सब्सिडरी को जिसमें 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है, सब्सिडरी 50% से कम वो एसोसिएट कंपनी। ये प्रमोटर लोग हैं जो कि अपने शेयर्स यहाँ पे इस आईपीओ के थ्रू बेच रहे हैं, और ये इनके रीजंस हैं जिसके लिए वो पैसे उठा रहे हैं। और ये कंपनी के जो मेन करता धरता है आज के दिन, उनका नाम है जयदेव पारथ मेनन। यही मेन करता धरता इस कंपनी के हैं। इनके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी की है, आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद में भी इन्हीं के पास में रहने वाली है। नेक्स्ट अगर देख लें कंपनी के ऊपर में कुछ खास जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में कुछ केस खास नहीं है। कंपनी द्वारा किए हुए केसेस हैं, बट कंपनी के ऊपर कुछ खास केसेस आज के दिन नहीं देखने को मिल रहे हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी भी 2 करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर में है, जिसमें जीएसटी का जो नोटिस आए हुए हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा है, जीएसटी और सर्विस टैक्स के। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू हो रहा है वो लीजिंग मतलब किराए के ऊपर में देने से जो हो रहा है वो 5% है पूरे रेवेन्यू का। जबकि मेन जो रेवेन्यू हो रहा है वो फ्राइट एंड शिपिंग सर्विसेज हैं। मतलब कंपनी किराए के ऊपर में ना दे के काइंड ऑफ किराए के ऊपर में से एक सिस्टम हो गया। मान के चलिए कि कोई कंपनी है ट्रांसपोर्ट वाली, उसको सामान उसने अपने वेयर हाउस में रख रखा है, अब उसको उस वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस तक पहुंचाना है। तो ये क्या करती हैं वो ट्रांसपोर्ट कंपनियां, इस कंपनी को बोल देती हैं कि ये सामान आप बढ़ावा यहाँ से उठवा के वहाँ भेज दो, राइट। तो इन्होंने एक फ्राइट एंड शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जिसको ज़रूरत थी, राइट। अब यहाँ पे एक कस्टमर से जाके माल इकट्ठा नहीं कर रही है, इनका खुद का कोई वेयर हाउस नहीं है, तो ये क्या करती हैं सिंपली एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचा दिया। तो ये काइंड ऑफ रेवेन्यू मॉडल वही है कि दूसरी जो कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन वाली उनको यहाँ पे, या फिर जो बड़ा क्लाइंट है, बड़ा कस्टमर है, जैसे फैक्ट्री वाले हो गए, कंपनियों वाले हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, तो उनको यहाँ से एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री सामान पहुँचाना चाहिए, वो उसी देश में है या फिर उस देश के दूसरे देश के अंदर में है। तो साथ में ही ये कंपनी जो है, अब अगर दूसरे देश में है तो उस जो कागजी कार्रवाई होती है उसके अंदर में भी पूरी मदद कर देती है
एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक्साइज वालों को देखना, कस्टम वालों को देखना, तो वो सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है। दैट इज़ वेरी गुड। तो ये काइंड ऑफ देखा जाए तो एक ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस ही होगी, लॉजिस्टिक वाली कंपनी ही का ही रोल प्ले करती है काइंड ऑफ, राइट। नेक्स्ट अगर देख लें, कंपनी के पास में आज के दिन जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसका ये एरिया है, जो कि आज के दिन कंपनी द्वारा ओन्ड है, जो कि 2023 में ही कंपनी के नाम पे किया है इन्होंने, एम्प्लॉयर्स ने, जो कंपनी के मालिक लोग हैं। उससे पहले किराए पे था मामला। आज के दिन 84 एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पर 42 एजेंसीज के साथ में एग्रीमेंट कर रखा है, टाई अप कर रखा है, जैसे एक जगह से दूसरे अलग अलग देशों के अंदर में, जो कि जिनको अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो इस कंपनी को फ़ोन कर देते हैं, काइंड ऑफ फ़ोन ही कर देते हैं, राइट, फ़ोन ही करेंगे, सीधी सी बात है। अब कंपनी के पास में आज के दिन जो फ्लीट है, मतलब जो टैंक्स हैं और जो दूसरी टीईयूज़ हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी है जिसको कंपनी यूज़ में लेती है, तो खुद के पास तो है ही है। खुद के पास में कितने हैं आज के दिन? इनके खुद के पास में 312 तो लिक्विड कार्गोज हैं, जो टैंक्स हैं, और 18 कंटेनर्स हैं। अब इनके अंदर में से कंपनी जो यूज़ में लेती है वो लेती है 2500 और 750। ये बाकी जो काम में लेती है वो दूसरों से किराए पे लेके लेती है, राइट। तो अब बोल रही है कि हमको और जो टैंक्स हैं, टैंक्स की जो क्वांटिटी है उसको और बढ़ाना है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा चल रही है। अब कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो एशिया से आ रहा है। एशिया मतलब इंडिया और ये जो एशिया की दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनसे मेनली रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। अफ्रीका से 15% और 10% के आसपास में यूरोप से आ रहा है, क्योंकि अभी यूरोप को जो जितना भी माल यूजुअली जो मंगवा रहे हैं वो रूस का जो माल होता है, जो रूस की जो जो पेट्रोलियम हो गया, चाहे गैस हो गया, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो इंडिया के थ्रू रूट होके जा रहे हैं यूरोप में, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया थिंग। नेक्स्ट, अब जिसके क्लाइंट किस तरीके से कंपनी को अप्रोच करता है, तो कस्टमर जो आता है सीधा इंक्वायरी करता है कि मुझे एक कंटेनर चाहिए। कंटेनर चाहिए तो लीज एग्रीमेंट बनता है कि हाँ कितने दिन के लिए चाहिए। फिर बाद में एक सर्वे किया जाता है, कंटेनर कितना अच्छा है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कंटेनर को, जो भी कस्टमर को जहाँ पे भी चाहिए। ऑन लोडिंग कर दी जाती है, ऑफ लोडिंग कर दी जाती है, और बाद में ऑफ हायर सर्वे होता है कंटेनर का, और बाद में वापस बिलिंग कर दी जाती है कस्टमर को। ये कंपनी के पास में, ये इनको टैंक्स बोलते हैं और ये कंटेनर्स होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी यहाँ पर, सॉरी, ओके। तो अब हमें देखना है सिंपली सी कंपनी की जो आरएचपी है उसके अंदर में जो डिटेल्स दी हुई हैं, हमें उनको एक बार देख लेना है। तो वहाँ पर क्या डिटेल दी हुई हैं, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कंपनी में पूरा पैसा जो लगा हुआ है वो है 77 करोड़ रुपया, 77 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है दैट इज़ अराउंड 32 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का पैसा है। अब उसमें से जो 32 करोड़, जो 77 करोड़ में से पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ये तो वो जगह हुई जहाँ से पैसा आया हुआ है। अब कहाँ कहाँ लगा हुआ है उनकी अगर बात करते हैं, तो 22 करोड़ रुपया तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो कंटेनर्स वगैरह हैं इन सब में लगा हुआ है। बाकी 41 करोड़ रुपया जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि सर्विसेज कंपनी ने प्रोवाइड कर दी हैं बट पैसा अभी तक आया नहीं है। सो 41 करोड़ रुपया वहाँ पड़ा हुआ है। सो ओवरऑल साइज जो कंपनी की है वो 77 करोड़ की बनी हुई है। तो काइंड ऑफ जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रास्ते में ही अटका हुआ है। मेनली जो पिछले साल के मुकाबले 25 करोड़ था और उसके पिछले साल के मुकाबले ट्रेड रिसीवेबल्स 20 करोड़ थे, इस साल 41 करोड़ रुपए हो गए, जो कि आईपीओ ईयर के अंदर में अचानक से हो जाते हैं। अगर नॉर्मल रूट के हिसाब से अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब शेयर कैपिटल बढ़ता है तभी ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते हैं। तो एक काइंड ऑफ ये जो अकाउंटिंग वाले जो होते हैं, जो कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ये क्लाइंट्स को राय देते हैं कि शेयर अपनी कंपनी की थोड़ी साइज़ बढ़ाओ ताकि पैसा अच्छा मिले। जिसकी वजह से अब जो शेयर कैपिटल को बढ़ाते हैं, शेयर कैपिटल को बढ़ाते हैं, बढ़ाना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो कंप्लायंसेज हैं एक्सचेंजेस की उनको मीट भी करना ज़रूरी है। तो पैसे भी ना लगाने पड़े तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता भी नहीं है, उसके मुकाबले भी कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाता है अचानक से, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो अचानक से बढ़ गया है।
तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ है, बट काफ़ी कंपनियां इस चीज़ को यूज़ करती हैं। अब ध्यान से अगर एक चीज़ को और देखना है तो अब पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग अब तक कंपनी के अंदर में कुछ खास यहाँ पर दिक्कत आई नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड लेस देन 6 मंथ्स, तो यहाँ पर सारा का सारा मामला यहीं पर पड़ा हुआ है। दैट मीन्स 2023 के अंदर में 6 महीने से पहले कम का ही मतलब ट्रेड रिसीवेबल रहा है और 6 महीने के अंदर में रिकवरी हो जा रही है। दैट इज़ गुड। बट ये अचानक से इस साल बढ़ गया है, इसको ये बैड डेट्स के अंदर में आगे फ्यूचर में निकालेंगे या फिर ये भी रिकवर होने वाला है, वो तो फ्यूचर की चीज़ है। बट फिलहाल के लिए मामला ठीक ठाक लग रहा है। नेक्स्ट अगर रेवेन्यू को देखते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में पिछले साल के मुकाबले इस साल कमी देखने को मिली है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो कंपनी ने रेवेन्यू के अंदर में कंपनी रीज़न क्यों बताया है कि इन्होंने बोला है कि जो सी फ्लाइट्स की जो रेट्स हैं, मतलब समुद्र के रास्ते से जो जाने वाली जो रेट्स हैं वो पहले थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी, अभी वो कम हो गई हैं। जबकि हमारा जो काम है वो ऑपरेशंस कम नहीं हुए, जबकि ये जो रेट्स हैं वो कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस चीज़ को लेकर के, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं वो ज़्यादा चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू खतरे में आया है इस साल। और हमारा जो नेट प्रॉफिट है, जबकि रेवेन्यू कम हो गया है, रेवेन्यू ध्यान रखना, रेट्स कम हो गई हैं, रेट्स कम हो गई, इसका मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। बट इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट्स पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है, जबकि पिछले साल 8 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया था और इस साल जो है 12 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है ये चीज़। तो ये कमाल होता है अकाउंटिंग का, जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा देते हो और जिसका ज़्यादातर जो संदेह जाता है वो फर्जीवाड़े पर जाता है। संदेह जाता है, मैंने ये नहीं कहा कि प्रूफ हो गया है, संदेह जाता है वो फर्जीवाड़े पर जाता है, बिकॉज अचानक से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद में आपका रेट्स कम होने के बावजूद आपका रेवेन्यू घटता है, उसके बावजूद भी आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अब और कौन से संदेह बच जाते हैं, मेरे को तो समझ के बाहर है। इसी के साथ में अगर कंपनी के हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो यूजुअली कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 7 करोड़ रुपए से। कंपनी ने नेट प्रॉफिट 15 करोड़ रुपए निकाले हैं, जिसमें 7 करोड़ रुपया यहाँ पर जो पॉजिटिव में आया है कैश फ्लो। सो ओवरऑल ठीक ठाक अभी तक लग रहा है, बस उस एक इश्यू को देखते हुए कंपनी के। नेक्स्ट अब कंपनी का थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं जो इसी सेगमेंट में काम करें। सो इस टाइप का जो किराए पे देने वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा कम है, बाकी और भी कंपनियां जो कि इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं, सो उनके साथ एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इस साल का वो है 12 करोड़ रुपया, 11.81, और यहाँ पर वैल्यू लगा दी 245 करोड़ की, 245 11.3। तो यहाँ पर देखने मिला 20 का पी रेशियो, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका है 18 का और इसका है 41 का, राइट। और दूसरा हम लोग पीबी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। दैट इज 32 का वैल्यू यहाँ पर कंपनी का बुक वैल्यू है एंड 60 करोड़ रुपीज़ के आसपास में जा रहे हैं। सो दैट इज 92 करोड़ रुपीज़। सो 92 के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीबी रेशियो है 2.66 का, जिसको कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 2.54 का और इसका है 8.42 का। सो एसजेएल लॉजिस्टिक्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो कंपनी का जो वैल्यू है वो ठीक ठाक और काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। और लेंसर कंटेनर्स लाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का आईपीओ वहीं पर आया है जहां पर कंपनी ने वैल्यू लगाई है, जो मतलब ठीक ठाक कंपनी ने वैल्यू लगा ली है अपने आईपीओ की। तो अब देखना ज़रूरी रहेगा फ्यूचर के अंदर में कि किस तरीके से, अब जैसे यहाँ पे हम लोग लेंसर के साथ में चेक करते हैं तो इसका पीएनएल स्टेटमेंट और देखते हैं तो रेवेन्यू जो है पिछले साल के मुकाबले घटा है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसकी एसजे लॉजिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है 2024 के अंदर में। तो हमारी जो कंपनी है वो भी, इसका रेवेन्यू भी पिछले साल के मुकाबले घटा है, बट प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, वो अकाउंटिंग का मामला है, बट प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। और जबकि हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इसके भी प्रॉफिट्स बढ़े हैं क्या? इसके भी प्रॉफिट्स बढ़े हैं। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है, देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट जो वैल्यू देने वाला है वो लेंसर कंटेनर्स लाइंस को ही देने वाला है, बिकॉज कंपनी भी जो आईपीओ लेके आ रही है उसने भी इसी कंपनी को फोकस में रखते हुए अपने अकाउंटिंग्स को मेंटेन किया है।
अपने अकाउंट्स में दिखाने की कोशिश की है, बिकॉज अगर इस 41 वाले के साथ में अगर करते तो इसका भी पी और पीबी रेशियो आफ्टर दी आईपीओ वो इसके साथ में मैच कर रहे होते। पीबी रेशियो 8 पॉइंट, तो काफ़ी ऊपर वैल्यू लगाई होती कंपनी ने, बट उन्होंने लेंसर के हिसाब से लगाई है। सो आई थिंक कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक है। बाकी एक बार को अगर उछाल देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में, जब कंपनी नई आती है इस टाइप का जब काम करती है, तो उसमें एक बार को एक थोड़ा सा पुश देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर में स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इसका प्राइस ऊपर की तरफ में पुश ले सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक है, बट प्राइस जो लगाई है आज के हिसाब से वो ठीक ठाक लगाई है। इसमें कुछ ज़्यादा क्रीम यहाँ पर मार्केट को देखते हुए छोड़ी नहीं है, बट फ्यूचर के थोड़े चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। आई एम पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म, आई एम पॉजिटिव इन द शॉर्ट टर्म एज वेल। लेट्स देखते हैं कि अब किस तरीके से मार्केट इसको वैल्यू करता है। तो अगर एक बार हम लोग थोड़ा सा जीएमपी के ऊपर में भी नज़र डाल लेते, हाउ इज जीएमपी वर्किंग फॉर दिस कंपनी, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जीएमपी 9.62% ही है। इसका मतलब मार्केट इसको लेंसर के साथ में चेक कर रहा है, राइट। दैट्स ऑल। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव खरीदने का, बेचने का, वाट एवर, वो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। बाकी फ़िलहाल के लिए मुझे इसमें ज़्यादा क्रीम दिख नहीं रही है। सी यू टुमारो।